नमस्कार दोस्तों, साइंस फ्रंटियर यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ग्रुप डी का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, लगभग ये 17/9/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट में जितने साइंस के क्वेश्चन हैं उसको लेकर आए हैं। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, ये स्थिर अनुपात के नियम से पूछा गया है, जिसका जो सर्वप्रथम जे प्राउस्ट ने दिया था, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अब देखिए, पहले नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके जो तत्व होते हैं वो सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में संयोजित रहते हैं। मतलब कोई भी अगर रासायनिक यौगिक है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए H2O ले लीजिए, चाहे कोई भी रासायनिक यौगिक ले लीजिए, उसमें जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इनका जो ये H2O कहीं से भी लाइए, किसी चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई हो, इस मतलब ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो उनके तत्व होते हैं वो सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में संयोजित रहते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त की गई हो, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई हो। तो देखिए, जैसे H2 है, चाहे नदी का जल लाइए, चाहे झरने का जल लाइए, चाहे प्रयोगशाला द्वारा विधि द्वारा बनाइए, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो सदैव निश्चित रहेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी अगर क्वेश्चन में जो पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है, इसलिए हम इसका ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 1:1:2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1:8। मतलब जल कहीं से भी लेकर आइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव कितना रहेगा, 1:8। तब अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के जो प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा खाली स्थान होता है, तो हमेशा कितना होता है, अभी बताया कितना होता है, 1:8। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो है पूछा गया है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में, यहाँ में नहीं होगा, में होगा, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए, मास में अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, असंतुलित बल का मतलब होता है कि संतुलित बल का, जैसे कि कोई ये ब्लॉक है, इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का बल रहेगा, तो ये दोनों बल क्या है, संतुलित है। ये बल इसको कैंसिल कर देगा, 5 न्यूटन इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन इधर, तो ये बल क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये पिंड की कहीं पे भी गति नहीं करेगी, ठीक है। जैसे इस बल का मान कितना, 10 न्यूटन कर दिया, इधर से 5 न्यूटन बल लगाया जाए तो क्या होगा, ये इधर धकेल देगा, ये बल इसको इस दिशा में, ये वस्तु किधर मूव कर जाएगी, इस दिशा में गति करने लगेगी, तो ये बल क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो क्या हुआ, कोई पिंड अगर मान लीजिए कोई पिंड गतिमान है तो उस पर तब तक मतलब वो गति में रहेगी जब तक उस पर असंतुलित बल लगाया जाए। जैसे आप क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, जैसे बचपन में पहिया नचाए होंगे, तो क्या कर, जब तक डंडे से मारते रहते हैं तब तक क्या करती है, गति करती रहती है, लेकिन जैसे ही डंडा मारना छोड़ देते हैं तो कुछ दूर बच जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप असंतुलित बल लगा रहे थे तब उसके निरंतर क्या हो रहा था, चाल में परिवर्तन हो रहा था, उसकी चाल बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही छोड़ दिए तो पहले वो धीरे हुई, उस पर बल लगना बंद हुआ, धीरे धीरे क्या हो गई, वो रुक गई घर्षण के कारण। पहिया और जमीन के बीच जो घर्षण लगेगा, उस घर्षण बल के कारण क्या हो गई, पहिया रुक जाती थी, ठीक है। तो उसके जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसके किस में परिवर्तन होता है, चाल में। भार में तो परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि भार कम में परिवर्तन जानते हैं, W=mg, छोड़िए, W=mg होता है, जब तक m तो बदलेगा नहीं, g का मान बदलने पे ही किसी वस्तु का भार बदलेगा, ठीक है। तो और आकृति जो है, कोई भी वस्तु का शेप है वो अगर उस पर बल लगाएंगे तो परिवर्तित होगी, लेकिन कुछ देर बाद निरंतर नहीं परिवर्तित होगी। और ये ऑप्शन होगा ही, द्रव्यमान में परिवर्तन बल लगाकर किया ही नहीं जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, मतलब किसी भी वस्तु पर अगर आप संतुलित बल लगाते हैं तो। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। 18वें समूह का जो तत्व होते हैं, जिसको निष्क्रिय कहते हैं, क्योंकि ये इनका बाहरी कोष पूर्ण होता है, इसलिए कि किसी भी तत्व से क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, जेनान, रेडान, और क्या होता है, अग्नेशान होता है जिसको बोला जाता है।
तो इनके क्या होते हैं, 2 होता है हीलियम का, फिर नियान का 10। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके क्या होते हैं, बाहरी कोष पूर्ण होते हैं 2n² के अनुसार अगर देखा जाए तो, ठीक है। इनके बाहरी कोष पूर्ण होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, किसी भी तत्व से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का जो बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो किस तत्व का, 18वें समूह के तत्व को क्या होता है, तत्व का बाहरी कोष पूर्ण होता है। ये बहुत आसान प्रश्न था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18वां समूह, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। अभी हम भार बताए पिछले प्रश्न पे। जैसे कोई भी पृथ्वी है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने जिस बल से अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, W=mg। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, W=mg को क्या कह देते हैं, उस वस्तु का भार कह देते हैं। जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को क्या कहते हैं, हम लोग भार नाम देते हैं, जिसका सूत्र होता है W=mg। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेट 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, मतलब बी होगा, भार। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ये पढ़े होंगे आप लोग। अभिकेंद्र बल उसे कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, अगर वृत्तीय गति कर रही है कोई वस्तु है, तो उस पर केंद्र की ओर एक मतलब बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु पर एक केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसका सूत्र होता है F=mv²/r होता है। m क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, उसका रेखीय वेग होता है, और r क्या होता है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या, मतलब जिस वृत्तीय पथ पर वस्तु गति करती है उसका त्रिज्या, ठीक है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, उस पर एक बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। यही प्रश्न आसान था। अब इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अभिकेंद्र बल कहते हैं उसे हम। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला होता है। अब ये 4 ऑप्शन दिया है, गर्म खून, और पहले जान लेते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब गर्म खून वाले, और कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले, मतलब, और हिंदी में इसको कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड को शीत रक्त वाले जंतु कहा जाता है, और वार्म ब्लड में गर्म रक्त वाले जंतु कहा जाता है। अब देखिए, हिंदी थोड़ा सा टफ भी लैंग्वेज है, थोड़ा सा उसको और कहा जाता होगा, और नाम से भी जाना जाता होगा, ठीक है। आप लोग बुक में देख लीजिए, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड जान लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछा है कई बार, हमेशा लगभग 1-2 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में पूछ देता है, किसी शिफ्ट में। वार्म ब्लडेड का मतलब ये हुआ कि वे जीव जो अपना बाहरी तापमान बदलने से अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते हैं, इस अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, तो ईवीज, पक्षी वर्ग जो है, जितना भी पक्षी वर्ग है, एवीज जो है वो है, और मैमल्स है, मतलब स्तनधारी वर्ग है, ये क्या है, वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है। और कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होगा, जैसे ही बाहर का तापमान बदलता है, ये अपने शरीर के तापमान को बदल लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, तो सारी मछलियाँ आती है, और व्हेल मछली को छोड़कर, क्योंकि वो क्या है, स्तनधारी है, तो क्या होगा, वो वार्म ब्लडेड है। सारी मछलियाँ उभयचर हो गए और सरीसृप हो गए, जैसे सांप हो गया, ये सब क्या हो गए, ये कोल्ड ब्लडेड है। मतलब बाहरी वातावरण का तापमान बदलने से इनके शरीर का भी तापमान बदल जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और जो जीव अपना तापमान, बाहरी वातावरण के तापमान बदलने से भी अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, चाहे नहीं बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड। तो इसमें कौन कौन से है, सारे पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। तो इसमें वार्म ब्लडेड पूछा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, ये देखिए, इसमें से मछली क्या है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, मगरमच्छ क्या है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, और ये भी मेढक भी क्या है, ये उभयचर है। इसमें जो कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है, सारी मछलियाँ और उभयचर, और क्या है, सरीसृप वर्ग। तो इसमें वार्म ब्लड पूछा है, तो
कबूतर किस में आता है? पक्षी वर्ग में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पक्षी वर्ग क्या है? वार्म ब्लडेड है। तो और कबूतर क्या है? पक्षी वर्ग का जीव है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कबूतर। वार्म ब्लडेड इसमें कौन है? कबूतर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है, मतलब 2018 में इस टॉपिक से एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा था जरूर। देखिए, मनुष्य का जो श्रव्यता सीमा होता है 20 हर्ट्ज से क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज। अब इसको थोड़ा सा हम किलो हर्ट्ज में लिख देते हैं, 20,000 को किलो हर्ट्ज में। ठीक है, जगह कम है। अब श्रव्यता सीमा क्या होता है? अब इससे नीचे वाले को क्या कहते हैं? इससे नीचे वाले आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अवश्राव्य तरंगे। और इससे ऊपर वाले पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अब क्या है कि अवश्राव्य तरंगे कौन कौन उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, गेंडा जो है आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए लगभग 5 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला क्या करता है? तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, और वेल और हाथी क्या है? ये दोनों क्या है? अवश्राव्य तरंगे। वेल और हाथी ये दोनों अवश्राव्य तरंगे, मतलब 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं। और मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000। इसको किलो हर्ट्ज में लिख दिए है। 20,000 को क्या 20 के रेट लिखा जा सकता है, 20,000 हर्ट्ज लिखा जा सकता है। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मनुष्य की श्रव्यता भी इसके बीच है। और इससे ऊपर वाले आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये कौन कौन उत्पन्न करता है? ये कौन कौन सा जीव उत्पन्न करता है? तो डॉल्फिन जो है ये क्या करती हैं? ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। और परपाइज ये भी एक प्रकार का कीट है। ठीक है, देखा जाए तो जीव है। ठीक है, और ये भी कौन सा तरंग उत्पन्न करता है? ये भी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। थोड़ा रुकिए, इसको अच्छा से लिखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक जीव और है, चमगादड़। चमगादड़ क्या है? अपने रात में चमगादड़ भी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करके ही रात में उड़ती है। वो अपने तरफ से क्या करती है? पराश्रव्य तरंगों को मतलब उत्पन्न करके आगे छोड़ती है। और वो पराश्रव्य तरंगे वो फिर लौट के आती है, तो उसको मतलब उस सिग्नल को कैप्चर करती है और पता करती है आगे उसका शिकार है और कितना बड़ा शिकार है। ठीक है, तो चमगादड़, डॉल्फिन और परपाइज क्या कौन सी तरंगे उत्पन्न करती है? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। और गेंडा, हाथी और व्हेल अवश्राव्य तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पराध्वनि कौन कौन उत्पन्न? पराध्वनि मतलब अल्ट्रासाउंड। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड मतलब पराध्वनि मतलब पराश्रव्य तरंगे। तो कौन कौन? अभी देखिए, गेंडा, हाथी और व्हेल कौन सा? अवश्राव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इंफ्रासाउंड उत्पन्न करती हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, ना पतंग होगा, ना हाथी होगा और ना शार्क होगा। कौन सा होगा? परपाइज जो है, यही एक अभी हम बताया, डॉल्फिन, परपाइज और चमगादड़ ये कौन सा? पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करती हैं। भूकंप आने से पहले जो डिस्ट्रक्टिव वेव आता है, भूकंप मतलब जो विनाशकारी तरंग आता है, उससे पहले अवश्राव्य तरंग आती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग आती है। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को सुनने की क्षमता जानवरों के पास होती है। इसीलिए भूकंप आने से पहले क्या होता है? जानवर क्या होता है? भूकंप वाले ग्रसित क्षेत्र को पहले ही मतलब उन लोगों को पता चल जाता है और वो लोग छोड़कर दूर चले जाते हैं। और जो मनुष्य का जो बच्चा होता है, जैसे कोई बच्चा होता है, उसका जो श्रव्यता सीमा होती है वो क्या कर सकता है? 20 किलो हर्ट्ज से भी, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी श्रव्यता की सुग्राह्यता मतलब जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। मतलब वो ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि को अब नहीं सुन पाता है जैसे जैसे बड़ा होने लगता है। मतलब जैसे जैसे वयस्क हो जाता है तो उसकी श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो जाती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न पे ज़्यादा हम बता दिए, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का पूछा है कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो परपाइज उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का
pH 7 से कम है, pH 7 अगर रहे तो कौन उदासीन विलयन होगा? क्या कैसा विलयन होगा? उदासीन होगा। ठीक है, जिस विलयन का pH 7 होगा, अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा? वह अम्लीय विलयन होगा। और 7 से ज़्यादा होगा तो कौन सा विलयन होगा? वो क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, अब कोई भी विलयन है, जैसे क्या कहा जा रहा है, इसमें 4 ऑप्शन देगा, 7 से 4 ऑप्शन दिया गया है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ऐसे आप कैसे जानेंगे? आपको तो रटना पड़ेगा, लेकिन रटने की थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है, रट भी सकते हैं। बाकी ऐसे सब क्वेश्चन करने के लिए देखिए, अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है? अमोनिया और HCl से। HCl क्या है? एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। अमोनियम क्या है? दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो डोमिनेंस किसका है? मतलब भारी कौन पड़ रहा है? प्रबल और दुर्बल मिल रहा है, तो डोमिनेंस किसका है? प्रबल का, अम्ल का। तो इसमें किसका प्रभाव रहेगा? इस लवण में किसका प्रभाव रहेगा? अम्ल का प्रभाव रहेगा। तो pH 7 से कम रहेगा, वो क्या होगा? वो अम्ल होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? विलयन का pH 7 से कम होता है, मतलब वह विलयन कौन सा? अम्लीय। सीधे सीधे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें निम्न में से कौन सा विलयन क्या है? अम्लीय है। तो अब देख लीजिए, तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन और सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब इसको रटे नहीं है, हम अपना दिमाग से इस प्रश्न को देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है। अब देखा जाए तो इस ये जो बनता है किस विधि से बनता है? अगर देखा जाए तो इसमें NaOH से और H2CO3, जिसको कार्बोनिल अम्ल कहा जाता है। NaOH क्या है? एक प्रबल क्षार है, और H2CO3 क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा? क्षार ज़्यादा प्रबल है तो क्षार का प्रभाव रहेगा, तो ये विलयन क्षारीय होगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हम इस ऑप्शन को मतलब अनुमानता सही मान रहे हैं। ठीक है, अनुमानता मतलब ये एक तरीका होता है चेक करने का, कौन सा मतलब विलयन अगर रटे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं रटे हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaOH और HCl से बनता है। मतलब NaOH क्या है? प्रबल क्षार है, और HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलेगा तो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो ये क्षारीय हो गया, ये उदासीन हो गया। या देखिए, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट उसी, और सोडियम पहले देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनने से पहले सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो ये भी क्या है? सोडियम मतलब NaOH और H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल से बना है। तो ठीक है, तो कार्बोनिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है, इसलिए अम्ल का प्रभाव इसमें होगा नहीं। हमको कौन सा विलयन खोजना है? अम्लीय विलयन, मतलब जिसका pH क्या हो? 7 से कम हो। तो ये क्या है? इसमें क्या है? HCl प्रबल है, मतलब इसमें डोमिनेंस किसका रहेगा? अम्ल का। तो ये जो लवण है इसमें किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा? अम्ल का। तो इसलिए इस ऑप्शन ए क्या है? सही है। इस विलयन में क्या है? अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, इस विधि से आप कर सकते हैं। आप रटना है तो रट भी सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का अम्लीय विलयन कैसा होता है? विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का विलयन अम्लीय होता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? देखिए, धावन सोडा का सूत्र याद रखिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, इसमें पानी के कितने अणु हो गए? एक मॉलिक्यूल अगर धावन सोडा का लिया है तो कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, इसी तरह क्या होता है? CuSO4 होता है कापल, जिसको CuSO4 इंटू 5H2O होता है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा कहा जाता है। इसमें कितने पानी के अणु है? 5 है। इसी तरह वाइट विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल, ये दोनों में बताइए कितने पानी के अणु होते हैं, कमेंट करके इस वीडियो में, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो। ठीक है, तो धावन सोडा में पानी के कितने अणु होते हैं? तो पानी के 10 अणु होते हैं। ये क्वेश्चन इस बार भी अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं अभी उसमें पूछा गया है। ठीक है, धावन सोडा में पानी के कितने अणु होते हैं? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धावन सोडा में चाहे Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह ब्लू विट्रियोल में 5 होता है। ठीक है, किस में 7 होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पानी के कितने 7 अणु किस में होते हैं? ठीक है, अब इस वीडियो के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस वीडियो का अगला प्रश्न जो है,
पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे मैं एक शॉर्ट्स भी बनाया हूँ। इस वीडियो के अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो ऊतक से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो देखिए, पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया। पहले मेरिस्टेमेटिक मतलब विभज्य ऊतक, और क्या है, एक अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। अस्थायी ऊतक कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। अब सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, और एक जटिल कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, जिसको जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, अब सरल अस्थायी ऊतक क्या कौन कौन सा होता है? एक पैरेन्काइमा, पीस समझ लिए, पैरेन्काइमा। एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्केल से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है, ये क्या होता है, इसको मृदूतक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और इसके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है, और ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों का संचय करता है। ठीक है, इसका भी पैरेन्काइमा का भी कई प्रकार है, जिसमें हरित लावक पाया जाता है, उसको क्या करता है, और मतलब हरित लावक मृदुतक कहा जाता है। जिसमें जो पानी वाला में पाया जाता है उसे एरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, जिसमें हरित लावक पाया जाता है उसको इंग्लिश में क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है। और कोलेनकाइमा में क्या होता है? कोलेनकाइमा में जिसको कोशिकाएं के कोण है, कोशिका मतलब जैसे ये ऊतक बना है, इसके कोण है, मतलब जहाँ पे ये जुड़ी हैं वहाँ पे क्या होता है, इसकी कोशिकाओं के कोण पे क्या होता है, सेलुलोज और पेक्टिन जमा होने के कारण कोशिकाओं के कोण पर कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इसलिए ये क्या क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कोलेनकाइमा कह देते हैं। क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। ये भी क्या होता है, ये जो पैरेन्काइमा होता है उसी का मतलब परिवर्तित रूप होता है, और इसका काम क्या होता है, तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। पैरेन्काइमा काम क्या हुआ, खाद्य पदार्थों का संचय करना। कोलेनकाइमा क्या हुआ, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ये क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा, जिसको दृढ़ोतक कहा जाता है, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती है। विशेषता याद रखिए, स्क्लेरेन्काइमा की क्या होती है, कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, जैसे छाल जो होता है वृक्ष, जैसे नीम का पौधा देखे होंगे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, उसी साल में पूछा गया है कि नारियल का जो बाहरी परत होता है किस ऊतक का बना होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, और इसकी कोशिकाओं के कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा होता है। कोलेनकाइमा में क्या होता है, सेलुलोज और पेक्टिन जमा होता है। ठीक है, ये दोनों बात, लिग्निन और सेलुलोज और पेक्टिन, ये सब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा गया है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक कारण होता है, तो इसमें पैरेन्काइमा ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो लचीलापन किसके कारण होगा, कोलेनकाइमा कारण होगा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, ये लचीलापन नहीं होता है, ये कठोर होती हैं, क्योंकि इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम होगा नहीं, क्योंकि जाइलम का काम जानते ही हैं आप लोग, और फ्लोएम का काम जानते ही हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ऑप्शन होगा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा होगा नहीं, तो इसलिए सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, कोलेनकाइमा। इसी कारण क्या होती है, ये मृदुतक है, मृदुतक का ही मतलब पैरेन्काइमा का ही परिवर्तित रूप है। इसी कारण क्या होता है, पौधों में लचीलापन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है। देखिए कार्बन का सी होता है, क्लोरीन का Cl होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, तो सभी क्या है, इंग्लिश के वर्ड हैं। ठीक है, और आयरन के क्या होता है, Fe होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, ये देख के पता ही चलता है। तो इसको किस भाषा से लिया गया है, इसका प्रतीक क्या होता है, Fi होता है, तो इसको किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। तो इसमें सबसे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ये तो साफ दिख रहा है कि हमारा जो कार्बन का सी होता है, तो कार्बन से CARBON, तो सी ले लिया गया है, क्लोरीन का Cl ले लिया गया है, एल्युमिनियम का Al ले लिया गया है। ठीक है, लेकिन आयरन का IR न लेकर क्या लिया गया है, Fi लिया गया है। ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका प्रतीक Fi होता है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। फ्रेंसियम Fi होता है। ठीक है, Fi का पूरा नाम थोड़ा सा टफ है इंग्लिश में, फ्रेंसियम या ऐसा ही कुछ है, हमको भी इतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस कुल मिला जुला के हमारा प्रश्न का आंसर सही होने से मतलब है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे।
तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निषेचित अंडा जिसे इग्यूनज कहते हैं कहाँ प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, ये प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या होता है, जैसे ये ओवरी होता है और देखा जाए रफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, और देखा जाए तो ऐसे हमारा क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक जोड़ी ओवरी होता है। ठीक है, तो निषेचित अंडा मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ से ये इसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ से अंडा आता है, ठीक है, यहाँ से, और इधर से स्पर्म जाता है। ठीक है, दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो इग्यूनज बनता है जिसको जाइगोट कहा जाता है, कहाँ प्रतिरूपित, ये हमारा गर्भाशय होता है। क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, इसी यहीं पे क्या होता है, जाइगोट जो है प्रत्यारोपित होता है, इम्प्लांटेड होता है। तो निषेचित अंडा कहाँ इम्प्लांटेड होता है, तो गर्भाशय में। ठीक है, और ये जो होता है ओवरी क्या होता है, ये ओवरी वाला भाई ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है, यही गर्भाशय है, यहीं पे निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, गर्भाशय में। ठीक है, अब इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, निर्भर नहीं करता है पूछा है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आर इजकल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की आर का मान किसके निर्भर किया, किसके समानुपाती है, रो के समानुपाती है, चालक की लंबाई के समानुपाती है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन सारे चीज़ों पे किसका, किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, प्रेशर नहीं दिख रहा है, दाब नहीं दिख रहा है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, दाब होगा, ऑप्शन सी होगा। अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जिसमें ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, जिसमें ऑक्सीजन बनता है कुल मिला जुला कर देखा है। तो देखिए 6CO2, आप लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे, 12H2O मिलाएंगे तो क्या बनता है, देखिए इनबैलेंस भी होता है। तो क्या करते हैं, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12 और O6, और ऑक्सीजन के 6 अणु और क्या बनता है, जलवाष्प बनता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होता है। इसमें क्या मुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन। हवा में क्या मुक्त हुआ है, ये ऑक्सीजन मुक्त हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए इसको रट भी सकते हैं लेकिन याद रखिए, रटने का मतलब याद रखिए। देखिए सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। ये क्या करती हैं, जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। और भी एक लिथियम भी ले सकते हैं, और भी मतलब जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ठंडे जल से भी मतलब तुरंत अभिक्रिया कर लेती है, अधिक क्रियाशील है। उसके बाद मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। इसको अभिक्रिया करने के लिए मतलब देखा जाए तो इसकी सक्रियता से विद्युत सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान नीचे है, इसलिए ये जल मतलब एक तरह समझा जाए तो जो जल है H2O है उससे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है और रिएक्शन नहीं कर पाती है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये किससे थोड़ा सा उसको ऊर्जा दे दिया जाता है, किसको, जल को, मतलब थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है। तो मैग्नीशियम क्या है, गर्म जल से अभिक्रिया करती है। और एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, ये सब गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि ये देखिए ना तो ज़्यादा क्रियाशील है और ना ही कम क्रियाशील है, मॉडरेट लेवल में आती हैं, बीच में आती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनको जल से अभिक्रिया कराने के लिए जलवाष्प से अभिक्रिया कराया जाता है, जल के वाष्प से। ठीक है, और इस एक रीजन और भी है इन सारे मतलब धातुओं का जल से सीधे अभिक्रिया नहीं करने का। देखिए एल्युमिनियम क्या होता है, इस पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर लेती हैं, अपने ऊपर एक धातु की पतली परत मतलब धातु ऑक्साइड की पतली परत बना लेती है।
और जो क्या करता है, ठंडे जल से इसको अभिक्रिया नहीं करने देता है। ठीक है, जो इस पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो धातु की पतली परत बनाती है, वो ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करने देता है। लेकिन जैसे ही जलवाष्प के साथ मतलब जलवाष्प इस पर दिया जाता है, तो क्या करता है, वो पतली परत को जलवाष्प तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा होता है। ठीक है, जलवाष्प के पास ऊर्जा होता है, इसलिए वो तोड़ देता है और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अरे सॉरी गलत, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम जो है धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए, धातु ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड बनना चाहिए और हाइड्रोजन दोनों, मतलब दोनों निर्माण, मतलब हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसमें अभी हम बताएं क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। एल्युमिनियम क्या है, जलवाष्प पे अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होती है, जलवाष्प पे अभिक्रिया करती है। तो इसलिए प्रश्न का सही आंसर, एकदम सुटेबल आंसर क्या होगा, डी होगा। सिल्वर नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरे नियम का मतलब क्या है, न्यूटन के जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब जितना क्रिया होगा उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। जो पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब एक बस अचानक चलती होती है, मतलब चलने वाली होती है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। मतलब क्या हुआ, ये पहला नियम है जड़त्व का नियम। मतलब विराम जड़त्व में होता है यात्रियों का शरीर, लेकिन जैसे ही उसका चक्का चलता है बस का, तो नीचे का शरीर क्या होता है, गति जड़त्व में आ जाता है और ऊपर का विरामावस्था में रहना चाहता है। तो इसलिए क्या होता है, यात्रियों को झटका लगता है पीछे की ओर। तो ये पहला नियम पर रहती है। लेकिन पूछा क्या है तीसरे नियम पर, रॉकेट लॉन्च करना। जब रॉकेट लॉन्च होता है, देखे होंगे, इसको संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे भी कहा जाता है। जैसे रॉकेट क्या करता है, रॉकेट का जो बर्न्ट गैसें होती है, जो गैसें मतलब जली हुई गैसें होती हैं, वो नीचे की ओर धक्का देती है, और जितनी तेज़ी से वो नीचे की ओर निकलती हैं, उतने ही तेज़ी से क्या होता है, रॉकेट ऊपर की ओर भागता है, मतलब ऊपर की ओर जाता है। तो क्या हुआ, मतलब जितनी तेज़ी से नीचे की ओर जली हुई गैसें बल लगाएं, उतना तेज़ी से उसके विपरीत दिशा में क्या हुआ, बल प्रतिक्रिया मिला। जितनी तेजी से ये नीचे की ओर निकली, उतना ही तेजी से ऊपर की ओर क्या हुआ, रॉकेट आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। तेजी से आती हुई क्रिकेट को गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक मतलब फील्डर गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले। जैसे कोई क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, तो क्या होता है, आईपीएल चल भी रहा है, जैसे क्या होता है कि जैसे ही कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि गेंद क्या होता है, गतिमान होता है, गति अवस्था में होता है, और फील्डर का हाथ विरामावस्था में होता है, ताकि उसको, अब गेंद पीछे की ओर खींचने का रीजन ये है कि गति अवस्था में है, और जैसे ही वो हाथ क्या है, विरामावस्था में, तो दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, कैच छूटने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए वो धीरे पीछे की ओर खींचता है, मतलब उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, जो गेंद होती है उसको विरामावस्था में आने के लिए। पीछे की ओर खींचने का मतलब उसी की दिशा में खींचना, मतलब जिस दिशा में गेंद गति कर रहा है उसी की दिशा में थोड़ा दूर तक हाथ को खींच लेता है, ताकि गेंद को विरामावस्था में आने में कुछ समय मिल जाए, जिससे वो आसानी से गेंद को पकड़ सके। तो ये क्या हुआ, ये भी जड़त्व पहले नियम पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर आधारित है। ए और सी ऑप्शन दोनों जड़त्व के पहले। जब पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। घर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या होती है, जब पैडल में बल लगाना बंद कर देंगे तो घर्षण बल क्या, और इसके पहिया और ज़मीन के बीच जो घर्षण बल लग रहा है वो क्या कर देगा, धीरे धीरे साइकिल के पहिए को रोक देगा। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। किसका, न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण क्या है, गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है, रॉकेट लॉन्च करना। मतलब जली हुई गैस से जितनी बल से मतलब क्रिया करती है, उतने ही बल से प्रतिक्रिया मिलता है, जिससे क्या होता है, रॉकेट ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रजनन का वह प्रकार जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में
विकसित होता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक प्रवर्धन या लैंगिक जनन से कि इसमें नर और मादा जननांग दोनों होना आवश्यक है। विखंडन, कोई ये कोशिकीय जीवों, एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा में होता है। क्या होता है, एक अमीबा का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, चाहे और पैरामीशियम में होता है। और पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई कटा हुआ अंग है, वो क्या हुआ, वो कुछ दिन बाद अपने आप को पूर्ण विकसित कर लेता है, उसे ही हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे हम लोग का जो यकृत होता है उसमें रीजनरेशन पावर होता है उसकी कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रजनन का वह प्रकार जिसमें पौधे का शरीर का एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में मतलब विकसित हो जाता है। जैसे कोई पौधा है, उसका मतलब तना या जड़ या पत्ती को काट कर दूसरे जगह लगा देते हैं तो फिर वो एक पौधा तैयार हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ये वाला शब्द हम लोग पढ़े हैं किसमें, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे या इंटर में है ये शायद, तो इसको पढ़े होंगे। तो कायिक प्रवर्धन कहा जाता है यार। इसको सामान्य भाषा में हम लोग कहते थे बचपन में, कलम कर दिए हैं, कलमी कर दिए हैं। मतलब क्या होता है, उस पौधे का किसी एक भाग को, जैसे गुलाब का पौधा है, उसके डंटी को काट कर, मतलब जो छोटा हुआ टहनी है उसको काट कर कहीं और लगा देते थे तो वहाँ पे भी गुलाब का पौधा हो जाता था। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। मतलब उसके पौधे का एक कोई जड़, तना, चाहे पत्ती को लेकर कहीं और लगा देंगे तो वो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाता है। बल द्वारा किया गया कार्य हो ज्ञात कीजिए। एक चीज़ हम जानते हैं कि जैसे कोई बल है, 1 kg का पिंड है, उस पर क्या कर रहा है, उसका गति 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान थी, तो क्या हुआ, उसकी गति को बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर बल कार्य किया गया। कार्य के जैसे कोई गतिमान थी, मतलब उसमें गति ऊर्जा थी और बल लगाकर उसकी गति ऊर्जा को और बढ़ा दिया गया। तो इसमें सूत्र लगेगा गति ऊर्जा का। और हम लोग जानते हैं कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे किया गया कार्य ऊर्जा किसके बराबर होता है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, किया गया कार्य मतलब गति ऊर्जा में वृद्धि, मतलब क्या हुआ, जैसे गति W = डेल्टा गति ऊर्जा में परिवर्तन। किया गया कार्य मतलब W = डेल्टा KE, मतलब गति ऊर्जा में परिवर्तन। तो पहले क्या था, गति ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए 4 मीटर से 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया है ना। तो देखिए ½ mv, गति ऊर्जा का सूत्र क्या आता है, ½ m। और v देखिए v², फाइनल वेग कितना हो रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड, और इनिशियल वेग, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, उसकी गति ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। देखिए डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो डायरेक्ट 1/2, और एक द्रव्यमान कितना है इसका 1 kg है, मास कितना है 1 kg। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ है, मतलब 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, -64 माइनस, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 8 मीटर प्रति सेकंड हुआ है ना। 48 को 2 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। सही है, सही है। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, किया गया कार्य बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन, ½ mv², मतलब v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर निकाल लेंगे ½ mv² के अनुसार, चाहे अलग अलग निकाल लीजिए। पहले अंतिम वेग पे निकाल लीजिए गति ऊर्जा, फिर जो पहले वेग था इनिशियल प्रारंभिक वेग गति ऊर्जा निकाल लीजिए और दोनों घटा दीजिए। तो गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा वही वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है तो कभी देखिए इतना छोटा मान तो होगा नहीं, तो 6 × 10⁻24 होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए, इसको याद रखिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे तेज गति, मतलब ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, मतलब ध्वनि का वेग सबसे अधिक कितना, मतलब किस में होता है। ठीक है, जो ध्वनि का सबसे अधिक, निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि क्या है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि का वेग, ध्वनि चल ही नहीं सकती है। ठीक है, अंतरिक्ष में आप बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। देखिए, अब देखिए सबसे अधिक जो होती है ना ध्वनि का वेग, देखिए ध्वनि का वेग किस पे निर्भर करता है, एक सूत्र होता है ई बाई डी, या रो लिख लीजिए। डी क्या है, उस माध्यम का घनत्व है। ई क्या है, प्रत्यास्था गुणा, मतलब प्रत्यास्था है। तो जिसका, देख लीजिए, जिसका इतना प्रत्यास्था होगा उसमें उतना वेग होगा। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा, नहीं, ये वर्गमूल में है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा मान निकालेंगे तो ध्वनि का इसका मान, जिसका डी बढ़ेगा तो बी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्गमूल में है। अब हम चलते हैं, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। अब चलते हैं, देखिए डायरेक्ट याद कर लीजिए, सबसे अधिक मान ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है, ठोस में होता है। लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 5000 मीटर पर सेकेंड। और द्रव में कितना होता है, तो 1450 मीटर पर सेकेंड, लगभग का मान बता रहे हैं, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। और गैस में कितना होता है, तो 331 से लेकर 346 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए ध्वनि का मान सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है, क्योंकि ठोस की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका ध्वनि का मान सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। और द्रव में कितना होता है, लगभग 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। और गैस में लगभग 332 में, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला जाता है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 331 मीटर पर सेकेंड कितने टेम्परेचर पर होता है, 0। अगर 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो 346 आता है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि का वेग में कितना बढ़ोतरी होता है, अगर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ठोस में चलती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है 6420, शायद 6420 होता है। ठीक है, लेकिन 5000 के करीब मानिएगा। ठोस में कितना होता है, ठोस में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में अस्तित्व में रह सकता है। इस देखिए, ये प्रश्न जो है आवर्त सारणी से पूछा गया है, मतलब कौन सा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था, इस प्रश्न को ऐसे पूछा जाना चाहिए, ठीक पूछा है, तीनों अवस्था में। देखिए धातु क्या है, धातु ज़्यादातर ठोसे अवस्था में मिलेगी। एक जो है अपवाद है पारा, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में, ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। अब देखिए अक्रिय गैस है, ये तो सभी गैसीय अवस्था में होती हैं। उपधातु, ठीक है, देखे होंगे, ये तो क्या है, ये भी लगभग ठोस में ही होती है। अधातु देखे होंगे, अधातु क्या है, जैसे देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस अवस्था में है। ब्रोमीन क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, ब्रोमीन क्या है, रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो वो द्रव अवस्था में है। और क्या है, और सभी जैसे कार्बन हो गया, और सभी सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी क्या है, ठोस अवस्था में है। मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है, तीनों रूप में अस्तित्व में रहता है। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा है, जो समझेगा वही कर पाएगा, बाकी ऑप्शन से समझ में आएगा इसमें पूछ क्या रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अधातु जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये प्रश्न जो है आवर्त सारणी से पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा नहीं समझाया सही से। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। शायद ये लास्ट प्रश्न रहा, वीडियो थोड़ा लंबी रही, लेकिन हम कोशिश किए कि सारे प्रश्नों को अच्छा से समझाएं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही जो PYQ है, प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन हैं, वो लगभग एक पेपर का, जैसे जो एक शिफ्ट का जो पेपर है उसका जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।